तो बच्चों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सर्ड्स और इंडिसेस की। ठीक है, घातांक व करनी, हिंदी में इनको बोलते हैं हम घातांक व करनी, और हम इस वैसे क्या बोलते हैं इनको, इंडिसेस एंड सर्ड्स। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आप लोगों ने 8th 9th 7th 6th इन सारे क्लासेस में पढ़ा है। हम सिर्फ यहाँ पर इसकी बहुत छोटी सी बात करेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग इसमें वर्क करते हुए काफ़ी परफेक्शन अपने आप को ला चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो हमको एक रिवीजन के तौर पे करना है 11 के बच्चों के लिए कि आपको पता रहे कि हाँ ऐसा भी था, इसी को कहते हैं ये। ठीक है, तो घातांक क्या है और करनी क्या है पहले उसको समझें। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 टाइम्स, अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 टाइम्स तो ये जो बनेगा वो बनेगा क्या, 2 की पावर 10 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये कहलाता है आपका बेस। ये क्या कहलाएगा, आपका बेस। ठीक है, या हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या, ये कहलाएगा आपका आधार। ठीक है जी, और ये जो आपका ऊपर घात में जो 10 है, इस 10 को हम बोलते हैं घात हिंदी में, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये अगर हमें बोलना हो तो ये क्या है कि 2 अगर आधार का और इसका जो घात है वो कितनी है, 10 है। तो ये जो इंडेक्स है इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हम इंडाइसेस बोलते हैं वो क्या है, इसका बहुवचन है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं घातांक। ठीक है, अभी इसके बारे में हम अच्छे से काफी सारी चीजें जानते हैं। कुछ नियम है जो हमें घातांक के लिए याद रखने होते हैं, जो इन जनरल बच्चों को पता भी होता है। क्या, जैसे मैं आपसे बोलूं फर्स्ट, अगर इसके नॉर्मल रूल्स के बारे में बात करें तो आपको दे रखा है अगर a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, तो ये वाला क्या बनेगा आपका, a की पावर m प्लस n बनेगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि यदि 2 नंबरों का आधार आपको सेम दे रखा हो तो उनकी घातों को यदि आप गुणनफल में लेके जाएंगे तो वो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कैसे, मैंने कहा सपोज करिए आपके पास 2 की पावर 3 है और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 4 से, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। तो देखा जाए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 7 बन गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यदि आपके आधार सेम है और आपकी घातें अगर दे रखी हो m और n और क्या किया जा रहा हो, इन दोनों अंकों को गुणा किया जा रहा हो, तो जो घातें होती हैं वो योग में आ जाती हैं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये नियम हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं, मैं सिर्फ एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। सेकेंड, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो आप क्या बोलोगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। दोनों देखो नंबर कैसे हैं, आपका आधार सेम है तो ये घातें घट जाती हैं, a की पावर m माइनस n आ जाता है। ठीक है, थर्ड रूल अगर अपन बात करें, मैं कहूं आपको a की पावर m है और उसकी घात में n है, a की पावर m एक अंक है, उसकी पूरी घात में कौन है, n है, तो क्या होगा, आपका बनेगा a की पावर mn। यहां बच्चों एक बात का ध्यान जरूर देना, क्या ऐसा लिखा है इसका मतलब है a की घात m की होल घात क्या है, n, पर मैं आपसे अगर ये बोलूं कि a की घात m की घात n, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो a की घात है वो m की घात n है। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं ताकि ये भी क्लियर हो और ये भी क्लियर हो। जैसे मैं आपसे कह दूं, सपोज करें कि मैंने आपको कहा 2 की घात 3 की घात 4, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना आएगा, 2 की घात 12 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 की घात 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसको हमें 4 बार पुनरावर्तित करना है, तो वो जो पेयर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 वो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो हर अगर पेयर में यानी हर एक ब्रैकेट में कितने 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं, और ऐसे कितने ब्रैकेट बनेंगे, 4 ब्रैकेट बनेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 की घात 12। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 की घात 3 की घात 4, तो इसका मतलब है
कि ये लिखा हुआ है 2 की घात, अब 3 की घात 4 कितना होगा, 3 की घात 4 होगा 81, तो 2 की घात 81 बनेगा ये। तो ध्यान रखना प्रश्न में ये अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है कि घातों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है a की पावर m की पावर n लिखा है तो फिर वो अलग कहानी है, वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखें अगर और देखते हैं अपन इसके जो लॉज हैं, और ये बहुत आसान लॉज हैं, आपने पढ़ रखे हैं पहले। मैं कहूं a की पावर 0, a की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। किसी भी आधार कोई भी अंक दिया जाए और यदि उसकी घात शून्य कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 बन जाएगा। देखो मैं समझाता हूं कि ये भी कैसे आया। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि y की पावर 4 है, ठीक है, और y की पावर 4 को आप अगर y की पावर 4 से ही विभाजित करें तो आपको पता है कि आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। y की पावर 4 को यदि आप y की पावर 4 से विभाजित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, आप कहेंगे कि सर इस नियम की वजह से अगर दो अंकों का आधार सेम है या 2 नंबर्स का आपका आधार सेम है घातांक के रूप में, तो हम उनकी घातों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 4 - 4 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि y की पावर 0 जो आएगा वो क्या आएगा, 1। तो हमने क्या नियम बना लिया, यदि किसी अंक का इंडेक्स यानी घात यदि मैं 0 रख देता हूं तो आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, हम सिर्फ रिवीजन में है इसलिए ये सब आसान चीजें हैं। फिफ्थ पॉइंट है, यदि आप a की घात को 1 रख देते हैं तो वो वही अंक आ जाएगा, ये भी क्लियर है, ठीक है ना। छठा पॉइंट, अब इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यदि आपको कहा जाए a की पावर m इज इक्वल्स टू और a और n, तो क्या होगा ये बताएं। अगर 2 नंबरों का आधार समान है और यह भी कहा जा रहा है कि ये 2 अंक जो हैं, यदि ये 2 अंक a की घात जो m है और वो a की घात n के बराबर है, यहां पर फिर से मैं बोल रहा हूं क्या, आधार दोनों अंकों का क्या है, सेम है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि m बराबर n होगा, m बराबर n होगा। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्यों, हमको ये भी बोलना पड़ेगा a neither it can be equals to 0 nor it can be equals to 1। ना ये किसके बराबर होगा, 0 के, और ना ये 1 के। क्यों, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर ये हमेशा के लिए सत्य है, मान लीजिए आप ऐसा समझे कि a की पावर m दिया मैंने क्वेश्चन में, मैंने आपसे कहा कि भाई इफ, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि m बराबर n सदैव होगा क्या, m और n सदैव बराबर होंगे, m बराबर n, तो हम बोलेंगे कि ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों, यदि मान लीजिए आप a को 0 ले लें तो 0 की घात आप 2 रख लो और 0 की घात आप 5 रख लो, उसके लिए m और n को बराबर होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, ये इंप्लाई करता है कि m इज इक्वल टू n होगा, तो मैंने क्या बोला कि a का वैल्यू 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे -1 का भी केस है, लेकिन -1 के केस में m और n अगर दोनों इवन हो जाएंगे तो ये काम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब जैसे मैंने 1 कहा तो 1 की पावर आप 4 ले लो, 1 की पावर आप 3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो 1 ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये बात समझ में रखनी पड़ेगी कि a की पावर m बराबर a की पावर n क्या होगा, ठीक है। अब 7th पॉइंट पढ़ें, ये लॉज हैं जो आपको इंडिसेस के लिए याद रखने होते हैं। फिर मैंने कहा यदि आपके पास a की पावर m है इज इक्वल्स टू, और आपके पास क्या आ रहा है, b की पावर n है, b की पावर m आ रहा है, a की पावर m है और आपके पास b की पावर भी m आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसका मतलब है कि a बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। लेकिन प्रोवाइडेड m जो है आपका घातांक जो है वो क्या ना हो, वो m 0 ना हो, बस m की वैल्यू 0 ना हो। अगर m का वैल्यू 0 हुआ तो अभी हमने क्या बोला, किसी की भी घात अगर 0 आ जाएगी तो वो क्या देगा, 1। तो मैं बोलूं 2 की घात 0 बराबर 3 की घात 0, तो 2 की घात 0 और 3 की घात 0 दोनों एक और एक ही आएंगे। उसके केस में a और b को बराबर होना आवश्यक नहीं था, लेकिन हमें यह ध्यान तब रखना था जब m क्या हो, 0 ना हो, तब यह काम हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर अपन 8th लॉ पर चले,
8th लॉ कहता है कि अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है, a की पावर m अलग नंबर है और b की पावर एक m अलग नंबर है, तो ये अंक क्या बन जाएगा, ab की पावर में m आ जाएगा। ठीक है, आप इनको क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर दे रहे हैं। आपने कहा 2 की पावर x है और 3 की पावर x है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि आपका 2 की पावर x है इंटू 3 की पावर x है इंटू 5 की पावर x है, तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं 30 की पावर x, यानी इन तीनों अंकों को मैं बराबर रख करके मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ये 8वां नियम हो गया अपना। ठीक है, 9वां 1 की पावर में आप कुछ भी घातांक रख लें। ठीक है, 1 की पावर में आप कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी आधार रख देंगे, वो आपका 1 ही बनने वाला है, उसको 1 को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं समझूं कि घातांक है क्या, इंडिसेस है क्या, तो किसी भी अंक को अगर आप बार बार गुणा में पुनरावर्तित करते हुए ला रहे हैं, तो इसको जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 2 2 को आपको 100 बार लिखना है, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 100 बार थोड़ी लिखोगे, वो तो प्रैक्टिकली नहीं बनता। तो हम उसको क्या करते हैं, घातांक के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। किसके रूप में, घातांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हम बोलते हैं 2 की घात 100 ले लो। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं बेटा, एक तो आप अंकों की बात कर रहे हैं, ये जो नियम अपन बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हम अंकों की बात कर रहे हैं, ये जो आधार है वो अंक है। ठीक है, लेकिन घातांक ये नहीं कहता, घातांक कहता है कि आप यहां पर कोई अंक भी ले सकते हैं, आप यहां पर कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं। ठीक है, और आप घातांक में भी क्या कर सकते हैं, ये जो घातांक है आपका, यानी जो घात है, यहां पर जो अंक आ रहा है इसकी जगह आप एक वेरिएबल डाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 की घात x है, तो x क्या है, यहां पर x घातांक है। ठीक है, 2 क्या है, उसका आधार है, लेकिन ये जो पार्ट कहलाता है या जो ये रूप कहलाता है, ये कहलाता है आपका चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल है ये। इसको क्या बोलते हैं हम, ये एक्सपोनेंशियल है। अगर आपका घातांक कैसा आ गया, वेरिएबल आ गया। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर इंडिसेस के अलावा एक जो वर्ड और आप बोल रहे हो वो है सर्ड्स, तो सर्ड्स और इंडिसेस में अंतर क्या है। ठीक है, अभी अपन एक रूल और देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं ये वाली बात। 10th रूल में मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए a की घात अगर मैंने आपको दे दिया कि m/n है, तो a की घात m/n क्या हुआ, a की घात m/n का मतलब क्या हुआ, a की घात m की पूरी घात में 1/n। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a की घात 1/n की घात में m, यानी a की पावर m का अपन क्या ले रहे हैं, nth रूट ले रहे हैं। कौन सा रूट ले रहे हैं, nth रूट। ऐसे ही a की पावर 1/n का मतलब क्या हुआ, a का nth रूट है और उसकी पूरी घात में क्या डाल दिया है मैंने, m डाल दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिसेस के लॉ हैं आपके, और ये हम लोग बहुत पहले से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ मुख्य जो लॉज हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं वो आपको जरूर ध्यान देना है। यहां पर आपको जरूर ये ध्यान देना है कि ये वाले कंडीशन कैसे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर्ड्स की, ठीक है, मैं सर्ड्स की बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको दोनों चीजें एक बार फिर से समझाऊंगा। सर्ड्स यानी करनी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये भी घातों जैसा ही खेल है, लेकिन सर्ड्स किसे कहते हैं पहले उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक अंक दिया, ठीक है, आपने उसकी घात कुछ ना कुछ रख दी, और उसकी घात कुछ ऐसी रखी कि उसका जो नंबर है जब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद दशमलव के बाद वो नंबर न तो रुक रहा है, दशमलव के बाद न तो वो नंबर रुक रहा है और न ही वो नंबर अपने किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है, मतलब हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, सर्ड्स कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 2 की पावर स्क्वायर रूट ले लो, 2 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर अपन बात करें तो वो होता है 1.4143 एंड सो ऑन करके बढ़ता जा रहा है। ना तो ये अंक कभी पुनरावर्तित होते हैं और न ही ये अंक किसी निश्चित अंतराल के बाद रुक जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो रूट 2 है ये क्या है, ये एक सर्ड है, एक करनी है। आप बोलोगे कि सर आपने कुछ दिनों पहले तो नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इस बात से निश्चित रहे कि जितनी भी आपके जो सर्ड्स हैं यानी कि आपका जो करनी है वो सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, वो सारी की सारी संख्याएं आपका जो है वो अपरिमेय है, वो सब क्या है, अपरिमेय है।
ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर्स, लेकिन सारे इर्रेशनल नंबर सर्ड्स होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, किसी अंक की घात ऐसा नंबर रख दिया जाए कि वह नंबर इर्रेशनल हो जाए। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूं करने की, क्या कि यदि किसी अंक की घात आप कुछ ऐसा नंबर रख देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से वह संख्या अपरिमेय हो जाए, वो सर्ड्स कहलाती है। यानी हर सर्ड्स अपरिमेय है, पर पाई को ले लो आप, पाई तो एक सर्ड नहीं है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम इसको वाइस वर्सा नहीं बोल सकते, इसको प्रतिलोम में नहीं बोल सकते कि हर इर्रेशनल नंबर सर्ड होगा, यह आवश्यक नहीं है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ सपोज करो मैंने आपको दे दिया 64, अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर आप इसको हल करोगे तो निश्चित तौर पर आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 सर्ड नहीं है, ये करनी नहीं है, इट इज नॉट सर्ड, ठीक है, ये नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं स्क्वायर रूट ऑफ 65 तो ये सर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं ये बोल पाऊंगा कि 65 के अंदर अगर मैंने घात क्या लगा दिया है, वर्गमूल लगा दिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये अंक अब क्या हो गया है, अपरिमेय हो गया है। तो अब ये क्या कहला रहा है, अब ये सर्ड कहला रहा है। तो सर्ड बहुत बेसिक सी चीज है। सर्ड क्या कहता है, सर्ड कहता है कि किसी अंक की घात अगर आप कुछ ऐसा रख देते हैं जिसकी वजह से वह अंक क्या हो जाए, अपरिमेय हो जाए। द पावर या आपका जो उसका इंडेक्स है या आपका उसका एक्सपोनेंट है, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा नंबर रख दे रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, दैट नंबर विल बिकम इर्रेशनल, वो नंबर इर्रेशनल बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे सर्ड है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ आप निश्चित तौर पर आप बोलोगे कि सर वो 8 की घात 1/3 है। ठीक है, अब 8 की घात 1/3 का मतलब तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि वो क्या है, 2 है। तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 क्या नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 8 एक सर्ड नहीं है। लेकिन मैं आपसे अगर बोलूं क्यूब रूट ऑफ 10 क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये सर्ड है, ये करनी है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या बन गई है। बोलो बात समझ में आ गई। तो आपको इंडिसेस और सर्ड समझ में आ गए हैं। अगर अपन बोले सर्ड का मतलब क्या है, तो सर्ड का मतलब आपको क्या करना है, कोई भी अंक दिया गया है उसकी घात में 1/n कर देना है। ठीक है, nth रूट निकालना है, इसको हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं a की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, आप a का वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर 1/3 क्या है, तो आप बोलोगे कि हम a का घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं a की पावर 1/4 बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा कि आप a का चतुर्थ मूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इनमें से अगर आपने मान लीजिए a का मान यहां पर 16 रखा, तो 16 की घात 1/4 2 देगा, तो ये सर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां a की जगह पर क्या रख दिया, 15 रख दिया, तो 15 की घात 1/4 क्या हो जाएगा, एक ऐसा अंक हो जाएगा जो अपरिमेय है। तो ये क्या किस में परिवर्तित हो गया, ये सर्ड में परिवर्तित हो गया। बोलो बात क्लियर है यहां पर। ठीक है, अब इसके अंदर भी अपन को क्या करना है, इसके अंदर हमें कुछ फैक्ट, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसे मान लीजिए आपको एक नॉर्मल सा सवाल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला √4 माइनस √3 अपॉन √4 प्लस √3। ठीक है, प्लस मैंने बोल दिया कि √4 प्लस √3 अपॉन √4, ये इसको सर्ड बना लेते हैं, सर्ड तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये आएगा √6, यहां ले लेते हैं, और ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 और √6 माइनस √3, ये आ गया मान लीजिए आपका प्रश्न। आपसे बोला गया इसे हल करो। ठीक है, तो सर्ड्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम इन वर्गमूलों को हटाने की कोशिश करते हैं। वो घनमूल भी हो सकते हैं, वो चतुर्थ मूल भी हो सकते हैं, हम उन सर्ड्स को हटाते हैं। समझ में आ रहा है। तो अपन क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी बात है कि एलसीएम में आपके पास आ जाएगा √6 प्लस √3 और आ जाएगा √6 माइनस √3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा √6 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √6 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब आप बच्चों ध्यान देना है यहां पर कि कभी आपको इस तरह का सीक्वेंस दिख जाए, देखो ध्यान से कि कुछ टाइम पर तो अपन को दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। कई बच्चों का ये होता है कि सर देखो होल स्क्वायर आ गया, तो आप अपने से खोल देते हैं। नहीं खोलना, वो तो ठीक है अपन को खोलना है ही, लेकिन हम इसमें दिमाग लगा करके अपनी कैलकुलेशन को बचा भी सकते हैं। आप सोचो कि मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab।
और यहां क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2ab और प्लस 2ab हटने वाला है, यह बात आपको पता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे कि बचेगा क्या, 2 आएगा इनटू जो √6 का होल स्क्वायर है, एक तो वो आ जाएगा और एक आएगा √3 का होल स्क्वायर। जो कट गया वो समझ में आ गया, क्या कटा, यहां आएगा माइनस का 2 इंटू √6 इंटू √3, यहां आएगा प्लस का 2 इंटू √6 इंटू √3, वो साफ हो गया। ठीक है, ये बच्चा नीचे क्या है, नीचे साफ साफ चमक रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपका क्या बन जाएगा, ये √6 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या बन गया ये फटाफट से, ऊपर आ गया 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट में आ गया 6 प्लस 3 और नीचे कितना आ गया 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 कितना होता है, 6 प्लस 3 9 दूनी 18 और 6 माइनस 3 यानी 3, ये और ये गया तो आपका आंसर आ गया कितना, 6। इस तरीके से आप सर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो यहां पर ये जो सर्ड है, सर्ड का मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा अंक जिसके की घात आपने या जिसका वर्गमूल ले रहे हैं, आप उसका घनमूल ले रहे हैं या आप उसका कोई सा भी चतुर्थ मूल ले रहे हैं, 5वां मूल ले रहे हैं, और वो अंक क्या बन जाए, अपरिमेय हो जाए। बेसिक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ये सर्ड से। ठीक है, अब आप देखें इस सेट से एक और सवाल बनते हैं, और ये सवाल बहुत बार हमारे प्रश्नों में, जो हम IIT JEE और मेंस की तैयारी करते हैं तो वहां पर बहुत बार चमकते हैं। तो इन सवालों के लिए क्या होता है, उसको हम समझते हैं कि वो सर्ट्स में कैसे काम करते हैं और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं 2-3 सवाल उसके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल आया एक, अंडर रूट ऑफ 21 प्लस 2 इंटू √21, ये लिखा हुआ है, मान लो 21 प्लस 2 इंटू √21। इसको अगर अपन हल करें तो अपन देखें, पहले समझे क्या है, यहां पर 21 लिखा हुआ है प्लस 2 इंटू, अब ये √21 का मतलब क्या है, √21 का मतलब हो गया कि √7 और इंटू √3 लिखा हुआ है। ये देखो ध्यान से, क्या ये 2a और b का फॉर्म है। अच्छा, इसको एक और काम करते हैं, 21 की जगह पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए 10 कर देता हूं ताकि वो कैलकुलेशन आसान रहे मेरी। ठीक है ना, ये 10 ले लिया। तो हमारा क्वेश्चन है 10 प्लस 2 √21। ठीक है, अब 10 प्लस 2 √21 है, इसको मैं हल करना चाहता हूं। देखो ये है तो 60, अब इसे हल करना है तो मेरे को क्या करा, मैंने √21 को तोड़ा √7 और √3 के फॉर्म में। अब √7 और √3 के फॉर्म में अगर मैंने तोड़ दिया तो क्या ये 2 इंटू a इंटू बी लिख गया। हमको मालूम है कि अगर ये अंडर रूट हटाना है तो अंदर कहीं ना कहीं होल स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको बोला 10 प्लस 2 इंटू √7 इंटू √3, तो मैंने इसको 2 समझा, तो ये a है और ये आपका क्या है, b है। अच्छा, a अगर b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो अपने 10 को क्या लिखा, मैंने लिखा 7 प्लस 3 प्लस 2 √7 और √3। और भी चेंज करता हूं मैं इसको, मैंने इसको चेंज करके क्या बोला कि एक काम करो, इसको लिख लो √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √7 और √3। यहां तक क्लियर। अब जरा इसको चेक करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है और प्लस ये 2 इंटू a इंटू बी है। बोलो हाँ या ना। अब ये क्या होता है, ये निश्चित तौर पर होता है हमारा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब मैंने वो हटा दिया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वैसे रूट हटने पर मॉड आना चाहिए था, तो √7 प्लस √3 आना चाहिए था। लेकिन मॉडुलस क्या कहता है, मापांक क्या कहता है कि यदि मेरे अंदर जो इनपुट है वो धनात्मक है तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं उस अंक को सीधे बाहर जाने देता हूं। तो √7 प्लस √3 आपका बाहर आ गया। तो आप उस प्रश्न को हल करके √7 प्लस √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न जो आएंगे उनको हल करने का तरीका है कि अगर आपको ऐसे अंदर कोई अंक दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ऐसे आप जो चाहे सवाल, जैसे अगर मुझे सवाल बनाना ही हो इस पर, मैं आपके सामने एक सवाल बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मुझे माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहली बात, तो मैंने क्या करा, यहां लिख दिया माइनस का 2 इंटू, अच्छा फिर मैंने क्या कहा, मुझे 2 अंक लेने हैं, 5 और 3 लेने, समाज करो, तो मैंने इसको बोला √15। √15 को देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि ये 5 इंटू 3 है।
अंदर ही अंदर, यानी √5 इंटू √3 का गुणा हो रहा है। अब अगर ये √5 इंटू √3 का गुणा हो रहा है तो उनका स्क्वायर क्या यानी वर्ग क्या होगा? उनका वर्ग होगा √5 का वर्ग 5 और √3 का वर्ग 3, तो 5 + 3 8, तो मैंने लिख दिया 8 - 2√15। अब क्या करूं मैं इसमें? मैं जब हल करना चाहूंगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा आपको कि साहब इसे 8 लिख लो, माइनस लिख लो, 2 इंटू √5 और √3 लिख लो। ठीक है, अब 8 कैसे आ रहा है? इस 5 और 3 से आ जाएगा, तो मैं से लिख लूंगा क्या कि ये जो लिखा हुआ है ये √5 का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस ये वाला √3 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 2√5 और √3। अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो गया? ये हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, जिसे बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा √5 माइनस √3। अब √5 माइनस √3 में हमें मालूम है कि कौन बड़ा होता है? √5 बड़ा है और √3 छोटा है, तो इस मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे लिख देंगे √5 माइनस √3। तो जब प्रश्न ऐसा बनाया गया तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो अंडर रूट में चीज आ रही है उसको इस तरीके से लिखना है और उसके बाद उन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके यहां का अंक लिखना है। तो जब भी इस तरह का सवाल बनाया जाता है तो जो सोच होती है वो ये होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक अपन सर्ड लेते हैं और एक बिना सर्ड के लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक अंक अपने मन में चुन लिया कि एक तो मैं 3 चाहता हूं और एक मैं चाहता हूं √5, एक मैं 3 चाहता हूं और एक मैं चाहता हूं √5। तो मैंने क्या कहा? प्लस 6√5 लिख दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ? मैंने 2 इंटू 3 छुपा दिया, तो 2 तो अलग है और 3 अलग है। अच्छा, 3 का स्क्वायर, अच्छा मैं यहां बोलूं यहां अंक क्या आएगा? तो अब आपको पता है यहां अंक मुझे क्या लिखना है। अगर मुझे इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, आपको मालूम है 3 यहां छुपा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और यहां 14, तो मैं लिख दूं 14। अब आप इसे कैसे करोगे? निश्चित तौर पर आप इसे लिखोगे, 14 है तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस √5 का स्क्वायर, तो 9 और 5 14 हो गया, बोलो हाँ है ना, प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5 बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बट और अंडर रूट में जो बाहर निकलेगा 3 प्लस √5। अब की बार मापांक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं निश्चित हूं कि 3 प्लस √5 क्या होगा? एक धनात्मक अंक होगा, तो मॉड की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये तो हमने पूर्ण वर्ग करके इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख लिया। अगर सर्ड आपका हर में हो तो हम उस सर्ड को वहां पर हर में खत्म करते हैं और उसको रैशनलाइज करते हैं, उसका एक परिमेयकरण कहते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं कि परिमेयकरण क्या होता है। मान लीजिए आपको मैंने दिया 1/√5 माइनस √4। ठीक है, तो अगर मुझे इसका परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण में क्या होता है? मुझे इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी है। अब कॉन्जुगेट पेयर को हम क्या बोलते हैं कि आपका जो संयुग्मी है, बेसिकली क्या? संयुग्मी। अब इसका संयुग्मी क्या? इसमें यहां पर क्या लगा हुआ बेटा? माइनस, या आप इसको √5 माइनस √3 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√5 प्लस √3 से नीचे, और क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो √5 प्लस √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका? √5 प्लस √3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3। तो आपका क्या बन गया? ये 5 माइनस 3 2, यानी √5 प्लस √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडिसेस और सर्ड्स की बात। ठीक है, आगे जैसे जैसे ये आता जाएगा मैं आपको इसके बारे में और बताता जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एक और गणितीय टूल के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत काम का भी है, और इसकी कुछ अपन शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। मापांक या मॉड्यूलस, या और इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, मापांक कहो या मॉडुलस कहो या एब्सोल्यूट कहो, ये सब जो है ये है क्या? ठीक है, आप अगर देखें मॉडुलस का काम क्या है? मॉडुलस का काम था कि कोई भी संख्या उसको दी जाएगी अगर, तो वह उसको ऋणात्मक जो उसके अंदर कैरेक्टर है वो हटाएगा। इसका मतलब मापांक जो है वो ऋणात्मक संख्याओं को देने की टेंडेंसी रखता है। उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो कहती है कि आप मेरे अंदर इनपुट कुछ भी दो, मैं जब आपको आउटपुट दूंगा तो एक अऋणात्मक संख्या दूंगा। तो मापांक क्या करता है? मापांक का काम कैसा है उसको पहले अपन ऐसे समझ लेते हैं जनरल लैंग्वेज में। जनरल लैंग्वेज में कैसे समझे कि मान लीजिए आपका कोई एक
कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट डाला और वो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रोडक्ट बाहर निकला तो सीधा का सीधा मार्केट में आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। क्या होगा, वहां पर उस कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल टीम जो होगी वो चेक करेगी उसको, वो कहेगी कि जो हमारे गुणवत्ता के जो मापदंड है, ये प्रोडक्ट उन गुणवत्ता के मापदंड पर है या नहीं है। अगर है तो वो उसे मार्केट में जाने देंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कई अच्छी महंगी चीजों में ओके टेस्टेड लिखा हुआ आता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो वो क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को वापस भेज देते हैं सही होने के लिए, और ये प्रोडक्ट वापस सही हो के आता है, वो फिर उसको चेक करते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है अभी ये काम हो गया, ठीक है। मापांक यानी मॉडुलस भी कुछ ऐसा ही काम करता है, पर वो करता कैसे है, वो ये कहता है कि अगर आप मेरा इनपुट धनात्मक अंक दे रहे हो या आप मेरा इनपुट शून्य दे रहे हो, क्या दे रहे हो, या तो आप मेरा इनपुट एक धनात्मक अंक दे रहे हो मुझे, या आप मेरा इनपुट शून्य दे रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और इसको सीधे बाहर जाने दो, ठीक है। परंतु आपने अगर मॉडुलस के अंदर एक ऋणात्मक अंक दे दिया तो मॉडुलस कहता है कि मेरा काम क्या है, बाहर जाना चाहिए कैसी संख्या, धनात्मक संख्या, या हम और अच्छे से बोले तो अऋणात्मक संख्या। तो मापांक क्या करता है, उसे सही करने के लिए उसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मॉड को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा मॉड एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स आएगा। मॉड एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स आएगा। जब एक्स कैसा हो, जब एक्स धनात्मक हो या शून्य हो। तो हम धनात्मक और शून्य को एक साथ क्या बोलते हैं कि जब एक्स अऋणात्मक हो, अऋणात्मक हो, क्योंकि वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और मॉड एक्स आपको क्या देगा, मॉड एक्स आपको माइनस एक्स देगा। कब, जब आपका एक्स कैसा हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। जो मैंने अभी बात बोला, मॉड ने क्या कहा, मेरा इनपुट कौन है, कौन इनपुट ले सकता है, एक्स इनपुट ले सकता है। आपने बोला अगर एक्स को आपने अऋणात्मक रखा तो मॉड कहता है कि मेरे अंदर का संख्या अऋणात्मक हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधे बाहर आ जाऊंगा, ठीक। आपने उसके अंदर संख्या कैसी रख दी, ऋणात्मक संख्या रख दिया, नेगेटिव नंबर रख दिया। मॉडुलस क्या कहेगा कि भाई ठीक है, तुमने तो ऋणात्मक दे दिया, मैं अपनी तरफ से माइनस को मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेता हूं। इसका मतलब अगर आप समझें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं मॉड 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 कैसी संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। अब 5 अगर एक धनात्मक संख्या है तो निश्चित तौर पर 5 बाहर आ जाएगा, मॉड कुछ नहीं कहेगा, ठीक है साहब पॉजिटिव है, जाओ बाहर आप। अगर आपने कहा कि मॉड -5 मैंने दे दिया, मॉड फटाफट अपना प्रोग्राम चालू कर देगा। क्या, उसने कहा कि मेरे अंदर कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर आया तो मॉड कहेगा इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, जो भी अंदर अंक लिखा है, ये पूरा अंक है, ये पूरे अंक को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे पॉजिटिव बना दूंगा। समझ में आ गई मेरी बात। यानी मॉडुलस के अंदर जो भी है वो धनात्मक भी बाहर आएगा, और अगर वो अंदर वाली संख्या ऋणात्मक है तो वो माइनस मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा, मगर बाहर जो संख्या आएगी वो अऋणात्मक ही आएगी। अब इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं इसको जनरलाइज ऐसे कर सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं मॉड एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एक्स का कोई फलन, ठीक है। मॉड एफ एक्स क्या बनेगा, आप बोलोगे साहब एफ एक्स ही बनेगा। कब बनेगा, जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां आपने एक्स की जगह पर क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया, तो इस x की जगह भी क्या रखना है मुझे, fx, तो इस x की जगह भी क्या रखना है मुझे, fx, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का f ऑफ x जब fx लेस देन 0 हो। बोलो बात समझ में आई। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा। मॉड के अंदर क्या दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने कहा क्या आप इस मापांक को हटा सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल हटा सकते हैं। एफ एक्स की जगह पर आपने क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख दिया है। तो आपने कहा कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पे ये पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऐसा का ऐसा बिना कुछ इसके साथ हुए ये सीधा बाहर आ गया। ये कब बाहर आएगा, क्वेश्चन ये है कि ये बाहर कब आएगा। तो ये बाहर तब आएगा जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर एक बार तो माइनस भी लगवा लेता है ये बाहर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नेगेटिव भी, नेगेटिव को खत्म करने के लिए अपनी तरफ से माइनस मल्टीप्लाई करके भी आता है। अब ये अपनी तरफ से माइनस मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो ये कब आएगा, जब अंदर का अंक अपने आप में ही कैसा हो, ऋणात्मक। यानी आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। अब आपको यहां ध्यान देना है कि कभी भी
क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं यानी आप मापांक का हल कर रहे हैं तो आप यहां प्रश्न को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप x के मानों को निकालेंगे कि हमको यह बताना है कि x के किस मान के लिए यह धनात्मक होगा और शून्य होगा और किस मान के लिए यह ऋणात्मक होगा। तो इसको हल करने का तरीका हम परिमेय असमीकाओं में सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं परिमेय असमीकाओं का इस्तेमाल बहुत बार करूंगा। तो परिमेय असमीकाओं का पहला इस्तेमाल हमारे पास आ गया। देखो मुझे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको छोड़ देते हैं अपन, अभी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप देखो जानते हो कैसे, आपको फैक्टर करने की कितने विधि मालूम है? आपको फैक्टर करने की 3 विधियां मालूम है और आगे चलेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा कि फैक्टर करने की 3 विधियां कौन कौन सी है। मैं पहले नाम लेके बता देता हूं। पहला, आप मध्य पद को 2 पदों में इस तरीके से तोड़ लेते हैं कि उनका योग तो ये मध्य पद आ जाए और उनका गुणनफल पहले और अंतिम पद के गुणन के बराबर आ जाए। इसी को हम बोलते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 10th क्लास में आपने जी भर के ये काम किया है, ठीक है। बहुत मतलब मन भर के आपने ये फैक्टराइजेशन किया है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। और अगर है तो अपन इस पर एक पूरा का पूरा उसमें फैक्टराइजेशन पर मैं एक आपका चैप्टर पूरा लूंगा, उसमें बताऊंगा भी, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है आप क्या कर सकते हैं, इसका पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके भी इसके गुणनखंड किए जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन पूर्ण वर्ग बना करके अपन गुणनखंडित कर लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। और इसी को गुणनखंडित करने का जो तीसरा मेथड है वो हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि मान लेते हैं कि इसके मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो हम श्रीधराचार्य लगा करके मूल निकाल लेते हैं। मान लो मूल आ गया, अल्फा का मान आ गया और बीटा का भी मान आ गया, तो हम बोलते हैं कि जो आपकी द्विघात है वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, तो गुणनखंड हो गए, ठीक बात। तो इसका मतलब आपको 3 तरीकों से एक द्विघात का क्या निकाला जा सकता है कि फैक्टराइजेशन निकाला जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, ठीक है। अभी तो अपन इसको लिखें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने फिर से याद करो क्या करा, पहले इसके जीरोस निकाले, मूल निकाले, तो इसका 1 आया और इसका 2 आया। फिर हम द्वितीय स्टेप पर जाते थे, x का गुणांक धनात्मक, x का गुणांक धनात्मक। तो फिर हम तीसरे स्टेप पे चले जाते थे। तीसरा स्टेप कहता था कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक का क्या बना लें, एक संख्या रेखा बनाए जिस पर 1 और 2 आप लिख दें। इनमें ये जीरोज हैं इसलिए यहां पर 0 0 भी लिख लो। फिर आपसे क्या बोला जाता था कि सबसे राइट वाले पार्ट में प्लस लिखो, फिर माइनस लिखो और फिर प्लस लिख दो। लिख दिया। क्या चाहिए? धनात्मक चाहिए। धनात्मक चाहिए तो x का मान कहां से कहां तक जाएगा, x बिलोंग्स टू जाएगा माइनस अनंत से लेकर के 1 और 1 पर कौन सा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, यूनियन 2 से लेके अनंत, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? अपन इसको कहेंगे अब ये सवाल हमें लिखना है, यानी हमने मॉड को खोला तो अब क्या करें, तो हम इसे लिखेंगे यहां से ये समझने के बाद कि अगर आपको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को खोलना था तो वो क्या बनता, वो 2 पदों में ब्रेक होता। वो 2 पद कौन से होते? पहला होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 धनात्मक, और धनात्मक का जब x का मान माइनस अनंत से 1 यूनियन और 2 से अनंत आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे लिखना है आपको इसे। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कब है? जब यही संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो। ऋणात्मक का मतलब 1 से 2, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 2। पर यहां पर कैसा ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि आपने यहां पर असमीका कौन सा प्रयोग किया, आपने असमीका लेस देन वाला किया है, इक्वल टू वाला नहीं किया। ऊपर वाले में इक्वल टू वाला किया था, इसलिए हमने यहां पर और यहां पर बड़े कोष्टक का प्रयोग करा। इसका मतलब अगर मापांक को खोलना है तो हमको यही 2 केस हर बार हल करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको हल करने जाओगे तो ये प्रश्न किसी और चैप्टर में चला जाएगा, लेकिन हमको मालूम है कि मॉडुलस का काम सिर्फ इतना है, मॉडुलस यहां लाके काम छोड़ देता है। इसके बाद आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, ठीक है। अपन और इस पर प्रैक्टिस करते ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सिर्फ मापांक खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैंने आपसे कहा मॉड के अंदर x माइनस 1, x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, x माइनस 4, ये आ गया मॉड में आपका। अब इस मॉड को कैसे खोलूं मैं? मेरे पास तो वही तरीका है क्या,
इक्वल्स टू, दो केस बनाने हैं मुझे। दो केस क्या बनेंगे? पहला केस x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और कंडीशन कि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहे। ठीक है, दूसरा केस अपना क्या आएगा? यहां माइनस लग जाएगा और यहां आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। ये यहां पर माइनस लगाया और माइनस लगाने वाला केस कब आता है? जब हमें इसको ऋणात्मक करना हो तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3 और x माइनस 4 और ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या बोला? प्रश्न को इस रूप में नहीं छोड़ना है, हमको यहां पर x के वह मान बताने हैं जिसके लिए ये धनात्मक या शून्य दे और ये ऋणात्मक दे। और ये कौन हल करेगा? ये प्रश्न हल करेगी आपकी परिमेय असमीकाएं। अब ये परिमेय असमीकाएं कैसे हल करेंगी? सिंपल सा सवाल, अपन इसको लिख लेते हैं पहले। क्या? x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और मैंने कह दिया कि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला प्रश्न हल करना चाहता हूं। तो आपको फिर से मैं परिमेय असमीकाओं के वो पद याद दिलाऊं जो हमने वंस अपॉन अ टाइम पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने कहा था सबसे पहले यदि आपका प्रश्न P बटे Q में है तो इसे सुनिश्चित करें कि Q शून्य ना हो। तो Q शून्य ना हो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 का मान शून्य ना हो। ये क्या देगा आपको? ये कहेगा कि x का मान ना तो आप 3 ले सकते हैं और ना आप 4 ले सकते हैं, यानी आपको x के दो मानों को हटाना है, 3 और 4 को। इसके बाद क्या करें? भूल जाए कि सवाल किस रूप में है? P बटे Q में। याद रखें कि सवाल किस में है? P इंटू Q में। ये मैंने आपको परिमेय असमीकाओं में बताया था, तो मैंने काटना पीटना मना कर रखा है। मैंने सीधे बोला x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सवाल आपका सिंपल परिमेय असमीकाओं में आ गया, तो सबसे पहला काम इसका क्या निकालें? मूल निकालें। तो क्या आएगा? 1 2 3 4। फिर स्टेप 2 क्या कहेगा? स्टेप 2 कहेगा कि x के गुणांक को जांचो। x के गुणांक को जांचो तो ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक। जब सारे धनात्मक हैं तो कहां चले जाओ? आपने बोला सर स्टेप 3 में चले जाएं। तो स्टेप 3 पर हमने क्या कहा? हमने कहा कि साहब ये अंक हो गया यहां से माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक, और हमको मिल रहा है 1 2 3 और 4। अब ध्यान से सुनना बेटा, 3 और 4 आपको लेने नहीं है, तो आप 3 और 4 पर जो शून्य लिखते हैं उन शून्य को काट दो, क्योंकि आपको 3 और 4 को उत्तर में सम्मिलित नहीं करना है। अब 1 और 2 पर आप शून्य शून्य लिख दो। फिर अपना वही काम सबसे राइट में क्या लिखने का है? सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस आ गया। अब क्या करें? उत्तर लिखें। उत्तर में क्या चाहिए साहब? धनात्मक। तो आपका उत्तर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर के 3 और 3 पर छोटा कोष्टक, क्योंकि ले नहीं सकते अपन, मना कर चुके हैं अपन 3 को लेने के लिए, यूनियन और फिर 4 ओपन से लेके अनंत तक। ठीक है जी, तो अपना यही प्रश्न क्या बन गया? अगर अब इसे फिर से करूं मैं, तो मैं इसे लिखूंगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4। और ये कब है? जब x का मान चल रहा है माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से अनंत। ये आपका आ गया जी। और ये माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4 होता है कब? जब x का मान, अब अगर ऋणात्मक वाला मान देखना हो तो कहां से कहां तक का बेटा? 1 से 2 यूनियन 3 से 4। तो ये आपका मापांक हल हो गया, यानी मापांक को खोल दिया गया है। आगे प्रश्न में जो भी वो कह रहा है वो सॉल्व करने की विधियां तो हम सीखेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मापांक की समीकरणें कैसे हल होती है, मापांक की समीकाएं कैसे हल होती हैं, और उसमें कौन कौन से शॉर्टकट और कौन कौन से फास्ट मेथड हो सकते हैं। ये सब हम अभी धीरे धीरे आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ मापांक को खोल रहे हैं और मापांक को खोलना हमें आ गया। बोलो ठीक है यहां तक? इसी तरीके से आपको जब भी मापांक को हल करना है आपको यही 2 केस बनाने हैं। अब यहां पर मापांक के अंदर लघु गुणक आ सकता है, मापांक के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात आ सकते हैं, मापांक के अंदर कुछ भी आ जाए।
आपको सिर्फ दो ही केस बनाने हैं। एक बार मापांक में जो भी लिखा है उसको सीधे बाहर कर दें, ठीक है। एक बार क्या करें, उसी संख्या को ऋणात्मक के साथ लिखें, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मापांक के अंदर की संख्या धनात्मक है तो x के जिन मानों के लिए वो धनात्मक है वो आपको निकालने होंगे और तब आप बोलोगे कि मापांक की संख्या सीधे बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आपका मापांक के अंदर का अंक नेगेटिव है, यानी अपन अगर उसे नेगेटिव बनाए तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन एक सवाल और देखें, मैंने कहा मॉड ऑफ x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे दे दिया मैंने प्रश्न। मैंने कहा आप इस मापांक को खोलें। देखिए मापांक पहले खोलना आना चाहिए हमें अच्छे से, ठीक है। मैंने कहा मापांक के अंदर जो संख्या दिख रही है उसको आपको दो तरीके से लिखना है। कैसे? एक बार तो लिख दो उसे जैसा है वैसे ही, एक बार उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। इन दो बातों में तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ऐसा लिखने के लिए पहला काम क्या करना है, वो करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, और इधर आपको इसी अंक को x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेस देन 0 करना है। यहां तक भी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद जो यहां बचा है प्रश्न उसे हल करना है। उसको हल करने के लिए मैंने लिखा कि भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखें कि नीचे की संख्या क्या है। नीचे की संख्या एक ऐसे द्विघात है जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। नीचे की संख्या क्या है, एक ऐसा द्विघात है जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। अब अगर इसका गुणनखंड नहीं हो सकता तो निश्चित तौर पे इसका डी ऋणात्मक रहा होगा। अब अगर इसका डी ऋणात्मक रहा होगा तो हमको पता है कि डी ऋणात्मक पर क्या चेक करते थे, ए ऋणात्मक है या ए धनात्मक, तो ए भी धनात्मक दिख गया। तो हमारे जहन में वो बात क्लियर हो गई जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी कि यदि किसी द्विघात का डी ऋणात्मक हो जाए और ए धनात्मक हो जाए तो एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए ये संख्या, ये एक्सप्रेशन, ये व्यंजक हमेशा धनात्मक मान ही देगा। तो मैंने कहा कि ये शून्य तो होने से रहा, तो आप तो सीधे सीधे भूल जाओ सवाल भूल के अपन ने लिख दिया, P बाई क्यू वाला सवाल भूल गए और P इंटू क्यू वाला सवाल लिख दिया। अब ये क्योंकि डी ऋणात्मक है और ए धनात्मक है और इसका मूल 1 आ रहा है तो इसे हटा देते हैं और आपका प्रश्न सिंपल अगले स्टेप में अगर अपन चले जाए तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे इसे खोलना है तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x क्या हो, लेस देन 1 हो। तो इस तरीके से हम मापांक का जो ब्रैकेट है यानी मापांक का जो मकसद है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब मापांक को अगर मैं खोलना समझ गया हूं तो मैं मापांक के कुछ जो मूलभूत गुणधर्म है उनकी तरफ बढ़ूंगा, उनको समझूंगा और उसके बाद फिर जाकर के मैं अपनी जो समीकरणें हैं और जो समीकरण हैं मापांक की उन्हें हल करना शुरू करूंगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये हमारे जो आगे आने वाले चैप्टर्स है उनमें बहुत काम आएगा, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें, सबसे पहली बात तो मैं ये समझाऊं कि मापांक का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे अपन ये कहें मॉड ऑफ x माइनस 5, मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मॉड ऑफ x माइनस 5, जैसे इज इक्वल टू 4 दे दिया मैंने, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है अगर, तो अगर आपको ये दिख रहा है, देखो ये अगर 4 है तो अपन को मतलब समझना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं, एक बिंदु है x, ठीक है, जो हमें पता नहीं है वो बिंदु क्या है और जो वेरिएबल है, और एक बिंदु है 5, और हम ये चाह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी हो, विस्थापन नहीं, दूरी जो हो वो 4 हो, इसलिए उसे एब्सोल्यूट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 5 पर खड़े हो जाएं, भाई आपको दूरी निकालनी है ना, आपको क्या करना है, आपको x का ऐसा मान बताना है जिससे कि आउटपुट कितना है, 4। तो मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को ऐसे समझो कि आप 5 पे हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन 5, आपको x का वो मान या वो बिंदु बताना है जो इस बिंदु से 4 की दूरी पर हो, ठीक है, सीधे सीधे। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर अपन 5 पे खड़े हैं तो 4 की दूरी पर जाना है तो क्या होगा, अगर मैं मान लीजिए यहां 5 पे खड़ा हूं तो आगे 6 7 8 9 10 इधर चल रहे हैं और इधर मान लेते हैं कि ऋणात्मक चल रहे हैं, -1 -1 0 1 2 3 4 5, मैं 5 पे खड़ा हूं, 5 से मैं 4 यूनिट आगे चला जाऊं, कितना आएगा, 1 2 3 और 4, 5 से 4 यूनिट आगे बढ़ो तो 6
7, 8, 9, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि x का एक वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। और अगर मैं पीछे जाऊं, मैं 5 पे खड़ा हूं, पीछे चलते हैं, 5 पर 4 यूनिट पीछे जाना है, तो 5 से फिर आएगा 4, 3, 2, 1, तो मेरे को दूसरा जो वैल्यू मिलेगा वो x बराबर 1 मिलेगा। तो मापांक क्या बता रहा है, मापांक दूरी बता रहा है, दो बिंदुओं की मध्य की दूरी भी बता रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मापांक के कुछ गुणधर्मों के बारे में, जिनको हम समझेंगे भी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड, यानी मापांक के गुणधर्म। पहला, मापांक का गुणधर्म। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, मॉड x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। मॉड x बराबर क्या होता है, माइनस एक्स। मॉड माइनस एक्स भी होता है। इसका मतलब अगर आपको मैं बोलूं मॉड 2, तो उसका मान मॉड माइनस 2 के बराबर ही है, माइनस से उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जांपल समझ आया। ऐसा कभी आ जाए मॉड ऑफ x माइनस 1, तो ये बराबर है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स के। इसका मतलब ऐसे भी लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ माइनस एक्स से। ठीक है, ये पहला आपका गुणधर्म हुआ। दूसरा गुणधर्म अपन चले, मॉड x इंटू मॉड y बराबर मॉड ऑफ एक्स वाई। मॉड x इंटू मॉड y बराबर मॉड ऑफ एक्स वाई। मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y का मतलब समझो बेटा, आप दो धनात्मक अंक ले रहे हो। ठीक है, दो धनात्मक अंक ले रहे हो और गुणा कर रहे हो, तो देखो मॉड कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं देगा। अगर आपने दोनों ऋणात्मक ले लिए तो मॉड इन दोनों को भी पॉजिटिव बना लेगा, दोनों ऋणात्मक ले लिए तो। अगर आपने दोनों अंक x और y का मान ऋणात्मक ले लिया तो मॉड इसको भी पॉजिटिव बना लेगा और इसको भी पॉजिटिव बना लेगा, और फिर से उधर धनात्मक देगा, और अंदर दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल स्वतः ही क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, फिर अपने जहन में तीसरा केस आया कि साहब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ कौन बैठा हुआ है, मॉड बैठा हुआ है। इधर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अगर संख्याओं का गुणनफल करोगे तो क्या ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक आएगा तो यहां क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो मॉड कहेगा कि मैं उसे पॉजिटिव बना लूंगा। ठीक है, थर्ड केस अपन बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी, तो आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ x बाई वाई, तो ये आपका बन जाएगा मॉड x बाय मॉड y। यहां पर आपको ध्यान देना है कि y का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य। ऐसा मैं क्यों करता हूं, आपको यह निश्चित तौर पर पता है कि मैथ्स के अंदर कभी भी जो आपका डिनोमिनेटर है, यानी आपका जो हर है, वो कभी शून्य नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। तो मॉड x बाय मॉड y को आप लिख सकते हैं मॉड x अपॉन मॉड y। ठीक है, उसमें भाग लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वही वाला है जो इनटू वाला है। ठीक है ना, आप दो धनात्मक संख्याएं रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, दो ऋणात्मक ले लें तो भी मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लेंगे तो जो आपके मॉड के अंदर का अंक है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और मॉड उसे क्या बना लेगा, पॉजिटिव। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है जी, चौथी प्रॉपर्टी अपन बात करें, मैं कहूं मॉड x बराबर a है, क्या है, मॉड x बराबर a है, तो x का मान क्या होगा। अगर मॉड x बराबर a है तो x का मान क्या होगा, तो देखो x का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस a। कब, जब आप a को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं। पहले तो प्रश्न समझे क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि x का कौन सा मान लूं जिसे मापांक पे रखने पर वो a आ जाए। अब a अगर धनात्मक है या शून्य है तो आप बोलोगे x बराबर प्लस माइनस a रख लो सर। ठीक है, और अगर आपका a क्या आ जाए, ऋणात्मक अंक दे रखा हो, इफ a इज लेस देन 0, तो आप बोलोगे x बराबर 5। मतलब कोई हल नहीं। मतलब समझते हैं बेटा, मान लो मैंने आपसे बोला मॉड x बराबर 7 दिया मैंने आपको, तो आप क्या करोगे, क्योंकि 7 कैसा है, एक धनात्मक अंक है, तो आप x बराबर क्या लिख लोगे, आप x बराबर फटाफट लिख लोगे प्लस माइनस 7। ठीक है, इस केस से ये वाला केस आपका सॉल्व हो गया। इस केस में अगर मैंने आपसे बोल दिया मॉड x बराबर क्या आ गया, -7, तो अपन को क्या बोलना पड़ेगा, x बराबर 5। क्यों, क्योंकि मापांक का काम क्या है, मापांक हमेशा अपना आउटपुट कैसा देता है, अऋणात्मक देता है। तो अऋणात्मक अंक कभी भी किसी ऋणात्मक अंक के बराबर
नहीं हो सकता। ठीक बात। तो इसको अपन एक प्रॉपर्टी पे भी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, मापांक का मान सदैव अऋणात्मक होता है। सदैव क्या होता है? अऋणात्मक होता है। मापांक का मान सदैव क्या होता है? अऋणात्मक होता है, यानी हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर देगा मापांक। इसका मापांक हमेशा कैसा आएगा? हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब इस अऋणात्मक वाले से हम क्या सीखे कि मापांक का मान या तो शून्य हो सकता है या मापांक का मान सदैव धनात्मक होगा। ऋणात्मक तो कभी भी मापांक का मान हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो एक प्रश्न आया, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को हल करते वक्त हमको मैथमेटिकल अप्रोच से ज्यादा कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ेगा कि ये सवाल कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है जी, प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये सवाल दिया और इसको उठा के इक्वल टू 0 कर दिया। अब मॉड दिए मैंने, मॉड दिया मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16, और इसको मैंने बराबर 0 कह दिया और मैंने बोला x के मान ज्ञात करो। अब बच्चा देख के बोलेगा कि सर कितने केस बनाऊं, उस मॉड को हल करूं, फिर उसको हल करूं, फिर इसको हल करूं, फिर इसको हल करूं, क्या करूं? इतना तो लंबा सवाल आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस बात को विचारें कि हुआ क्या। आपका विचार में यह था कि मापांक का मान या तो शून्य होगा या तो धनात्मक होगा। अब अपन ये मानते हैं कि ये शून्य नहीं है, ये सारे मापांक क्या है? धनात्मक है। मैं शून्य की बात हटा रहा हूं, पहले वो केस हटा देते कि ये शून्य नहीं है, ये सब धनात्मक है। तो आप सोचें, धनात्मक अंक को धनात्मक अंकों के साथ जोड़ता चला जाऊं, 4 धनात्मक अंकों को जोड़ूंगा तो क्या ये कभी शून्य बनेगा? कभी नहीं बनेगा ना। इसका मतलब अगर इसको एक साथ शून्य बनना है तो x का एक ऐसा मान होना चाहिए जो चारों पदों को एक साथ शून्य बनाए। अब देखो इस सवाल को, इसको शून्य बनाने के लिए आपका जो x है वो 1 और 2 आएगा, इसको शून्य बनाने के लिए आपका जो x आएगा वो आएगा 1 और 5 आएगा, इसको शून्य बनाने के लिए x को जो वैल्यू आएगा 1 और -1 आएगा, और इसको करने के लिए x का वैल्यू 1 और 6 आएगा। ठीक है, 1 और 2, 1 और 5, 1 और -1 और 1 और 6। और मजेदार बात देखें कि यहां पर सब जगह आपको एक अंक कॉमन दिख रहा है, क्या? 1। बाकी ये 2 पर भी शून्य बन जाएगा। जब ये 2 पर ये शून्य बनेगा तब ये जो 3 जने हैं ये तीनों तैयार नहीं है शून्य बनने के लिए, तो ये कोई ना कोई धनात्मक मान दे देंगे। इस 1 पर ये शून्य बनेगा और इसके साथ सारे शून्य बनेंगे, मगर 5 पर बाकी लोग तैयार नहीं है। इसका मतलब इसका जो इकलौता प्रश्न का हल आएगा वो क्या होगा? x बराबर 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सारी धनात्मक अंकों को आप जोड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो शून्य बने, ठीक है, आप 4 अऋणात्मक अंकों को जोड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो शून्य के बराबर बने, तो हमको x का वह कॉमन मान, वह मतलब एक कॉमन सा वैल्यू निकालना पड़ेगा जो क्या करेगा? उन सारे पदों को एक साथ शून्य बना दे। ठीक है, तो हमने कहा कि वो कौन है? x = 1 है। तो मापांक की जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन ने इसी तरह से एक सवाल और लिखा, मैं एक और सवाल लिख देता हूं, इसका आंसर आप फटाफट देख के ही बता देंगे। मैंने कहा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। मैंने कहा ये 0 है। फिर से वही 4 सवाल, चारों पे क्या लगा दिया मैंने? मापांक लगा दिया। मापांक लगा के बोला कि भाई इसको हल करो। अब हल क्या करूं? 4 अऋणात्मक संख्याओं का योग शून्य कब हो सकता है? अपने मन से पूछे कि 4 अऋणात्मक संख्याओं का योग शून्य कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब ये एक x के मान के लिए चारों संख्याएं एक साथ शून्य हो जाए। तो हम मूल निकालेंगे तो इसका मूल कितना आएगा? 1 और 4। इसका मूल कितना आएगा?
4 और -4, इसका 1, इसका 2। अब देखो यहां पर कि एक यहां पर कॉमन है और यहां पर कॉमन है, लेकिन इन दोनों का एक से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा 4 यहां कॉमन है, 4 यहां पर भी कॉमन है, लेकिन बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, x का ऐसा कोई भी कॉमन मान नहीं है जो चारों पदों को एक साथ क्या कर पाए, शून्य कर पाए। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। इस 5 का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आपके पास कोई हल नहीं है, हलों की संख्या 0 है, कोई हल नहीं है। तो मापांक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ही क्या करते हैं, हम आगे मापांक के समीकरणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मापांक का प्रॉपर्टी नंबर 6 और उसका ग्राफ। ठीक है, मापांक क्या है, अगर मुझे मापांक का ग्राफ बनाना है, मान लो मापांक का हम क्या बनाना चाहते हैं, मापांक का ग्राफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, मैं बोलता हूं मापांक है यानी y बराबर मॉड x है। ठीक है, क्या है, y बराबर मॉड x है। तो अभी हम मॉड x को खोलना तरीका सीख चुके हैं। कैसे मॉड x कैसे बनेगा, अगर मैं मॉड x की बात करूंगा तो मॉड x होगा x और मॉड x होगा -x। यही हमने बात करी थी, जो भी अंदर होगा उसको एक बार प्लस से खोलो और एक बार माइनस से खोलो। जो प्लस से खुलेगा वो x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेगा, यानी x के धनात्मक मानों के लिए y बराबर x काम करेगा और x के ऋणात्मक मानों के लिए y बराबर -x काम करेगा। यहां तक की भी बात क्लियर हुई। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये आपका x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष है। ठीक है, ये आपका y अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन। अब आपने देखा कि जब x का मान 0 है तो आपका आउटपुट भी 0 ही आएगा। ठीक है, जब आप x का मान 1 रखोगे तो आपका आउटपुट भी 1 आएगा। जब आप x का मान 1.1 रखोगे तो आपका आउटपुट भी 1.1 आएगा। 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, ऐसे करते हुए जाएगा और y बराबर x होगा, यानी कि आपका जो ग्राफ आएगा वो इन बिंदु को मिलाते हुए चला जाएगा और ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन चली गई बेटा, इस लाइन को हम बोलते हैं y बराबर x। ये एक सरल रेखा है y बराबर x। ये कब काम कर रही है, जब x आपका कैसा है, धनात्मक है। जब x ऋणात्मक है, ठीक है, तो माइनस साइन अपने आप मल्टीप्लाई करके उसको क्या बनाएगा, प्लस बना लेगा। कैसे, अगर आपने x का वैल्यू -1 रख दिया तो वो +1 दे देगा, -2 रख दिया तो वो +2 दे देगा, -3 रख दिया तो वो +3 दे देगा। तो आपकी जो रेखा आएगी वो कुछ ऐसे चली जाएगी। इसका नाम जो होगा वो होगा y बराबर -x। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस का ग्राफ हो गया। ये रेखा है y बराबर x और ये है क्या, y बराबर -x। ठीक है, और ये जो बिंदु है जहां पर ये 0 है, तो ये आपका मापांक का ग्राफ है। ठीक है,